वेलकम बैक टू लेजर अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस का ये चैप्टर अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। न्यू एनसीईआरटी 2026 एडिशन में सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को कंप्लीटली अपग्रेड किया गया है। मोर कॉन्सेप्ट्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रियल लाइफ कनेक्शंस के साथ। अब सिर्फ डेफिनेशन याद करना इनफ नहीं है, अब समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी सेल एक्चुअली कैसी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। और आज हम इसी चैप्टर को जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक इतना क्लियर करेंगे कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसको ओल्ड एनसीईआरटीज में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता था। आज मैं आपको इस चैप्टर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कहने का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स आती हैं, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, कितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पूछा जाए कि अगर एक्चुअल में कि सेल है क्या, सेल एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए जो जरूरी होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी को सेल कहा जाता है। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए, एक बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट की जरूरत होती है, उसी को ही सेल कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा सेल, जो सेल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? सेल बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, फिर वो बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं उससे मिलकर बनती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यानी कि जैसे हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हमारी बॉडी में जैसे किडनीज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सभी सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, और जब यही सारे बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और उस ऑर्गन सिस्टम के बाद, उन्हीं सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बाद लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है हम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सेल की स्मॉल सी इंट्रोडक्शन। अब अगर कोई पूछे कि सेल जो है वो क्यों जरूरी है, सेल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो देखिए, सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमें सेल की जरूरत है। लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। जैसे लेडीज में ओवम हो गया और जेंट्स में स्पर्म सेल होता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में जो ब्रेन सेल भी होते हैं, कुछ कैंसर सेल्स होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी में जो होती हैं वो सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में जो सेल था उसकी डिस्कवरी हुई कैसे और की किसने। देखिए, इसे डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया, मतलब खुद बिल्ड किया हुआ एक माइक्रोस्कोप लिया। उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस को कट करके रखा। तब उन्होंने क्या देखा कि एक स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स जो थे वो वहां पे बन रहे थे, और उन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स को ही जो नेम दिया गया उसको सेल कहा गया था। ठीक है, तो इस तरह जो था सेल की डिस्कवरी हुई थी। अभी मैंने आपके सामने नेम लिया माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये किस लिए यूज होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने 1665 में सेल को इन्वेंट किया था या सेल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज किया था, और वो भी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद बिल्ड किया था। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। एक्चुअल में जो सेल होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या लिखा हुआ है यहाँ? सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आईज। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपनी नेक्ड आई से सेल को नहीं देख सकते, तो उसी सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप के टाइप्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों का ही अपनी अपनी जगह डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में भी डेप्थ में जानना चाहते हो, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा, मैं स्टार्टिंग से ये वर्ड यूज करी जा रही हूँ, ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम। अब यूनिसेल्युलर जैसा कि नेम है वैसा ही वो खुद होते हैं, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक सेल से मिलकर जो बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं को यूनिसेल्युलर कहा जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें आता है अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये नेम्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं। अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इसके एग्जांपल हैं। ऑन द अनदर साइड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर वो यूनि था यानी कि वन सेल से मिलकर बना था, ये मल्टी सेल्युलर है यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आते हैं ह्यूमंस, जैसे कि हम सब,
प्लांट्स, एनिमल्स, आप सभी जानते हो ह्यूमन बीइंग जो होता है ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना होता है ना? तो हमें ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? हम सेल के स्ट्रक्चर की, कहने का मतलब होता है एक सेल सेल हम कितनी देर से बोल रहे हैं, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। मेन 5 टाइप के पार्ट्स से मिलकर सेल बना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। अब इन सब का वन बाय वन करके डेप्थ में इंट्रोडक्शन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में दूंगी। का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या होता है, इट्स अ थिनर आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक सेल बना हुआ है, इसकी जो ये बाउंड्री मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, इसी बाउंड्री को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। होती कैसी है, थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। इसका एक अनदर नेम भी होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एक्चुअल में लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द सेल, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का होता है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस वो हमारे सेल के अंदर जाना चाहता है, मतलब एंट्री लेना चाहता है, या वो बाहर जाना चाहता है, एग्जिट लेना चाहता है, तो वो सारा कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। मेड मेनली ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बिलेयर, यानी कि डबल लेयर ऑफ फैट। जो क्या होता है, ये जो सेल होता है ये एक फैट की डबल लेयर होती है जिसको फॉस्फोलिपिड बिलेयर कहा जाता है, उससे मिलकर बना होता है। अब ये कंटेन्स क्या क्या करता है, ये प्रोटीन को कंटेन करता है और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे एक कमेंट ये भी कर देना कि प्लीज मैम आप खुद ही बता दीजिए। अब हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, अब देखिए मैंने ये एक सेल बनाया था, ठीक है। ये हमारी थिन लेयर थी फैट से बनी हुई, इसको हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। इसके बाहर जो ये एक ऐसे लेयर बनी होती है ना, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये एक्चुअल में किसमें होती है, ये होती है प्लांट सेल्स में, यानी कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये आपने याद रखना है, सेल वॉल किसमें होती है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब ये बनी किस चीज से होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। प्रोवाइड्स क्या करवाती है, ये प्रोवाइड कराती है रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब ये बहुत हार्ड होती है, कहने का मतलब बड़ी जल्दी से कोई भी चीज इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकती, ठीक है। रिजिड होती है, एकदम हार्ड होती है। और ये प्रोटेक्ट करती है, ये किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज से ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मैंने भी आपको बताया ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, उसके बाहर जो आउटर कवरिंग जो ये एरिया है, जो ये ऐसे ऐसे मतलब ड्रॉ मैंने करी है, इसी को ही सेल कहा जाता है। आता है यानी कि नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। देखिए मैंने ये एक सेल बनाया, इस सेल के बाहर मैंने ये सेल वॉल बना दी, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने एक सेल बनाया और सेल के बाहर मैंने एक सेल वॉल बनाई, ठीक है। अब इस सेल वॉल के अंदर यहाँ इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका क्या काम होता है, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इनकी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। आप एक चीज ध्यान रखना, सेल के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्रोमोसोम्स, क्रोमोटीन, इन दो चीजों से मिलकर बना है जो हमारे डीएनए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्रोमोटीन होते हैं कुछ इस तरीके से जाल टाइप के बने होते हैं ना, उलझे हुए से, और जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे ऐसे होते हैं, मतलब इस शेप में होते हैं, और यही हमारे डीएनए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सब होते किसमें प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यही सेल का एक मेन कंपोनेंट है। अब अगर हम बात करें पार्ट्स की, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो फर्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको जस्ट याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसका क्या काम होता है, प्रोटेक्ट्स एंड कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब मेन यही होता है जो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। इसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका सेकंड पार्ट है जो फ्लूइड सपोर्ट करता है हमारे न्यूक्लियस को, ठीक है। थर्ड होता है क्रोमोटिन। क्रोमोटिन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, ये कुछ उलझे उलझे से टाइप के ऐसे बने होते हैं, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। और हमारा जो लास्ट न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहा जाता है जिसको, वो क्या होता है, रिबोसोम्स बनाता है। ये जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करेंगे कि ये रिबोसोम्स क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के, ठीक है ना, अंदर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट सेल कंपोनेंट की जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया था ये एक सेल है, ठीक है।
ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाहर मैंने आपको क्या बना के दिखाया था? ये मैंने बनाई थी सेल वॉल। फिर मैंने यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया था। अब न्यूक्लियस के बाद ये जो सारा अंदर जो बने हुए हैं ना ये जो होते हैं इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये होता क्या है? एक्चुअल में ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जो ये फ्लूइड जो होता है ना, जो कंटेन करता है, ये सारा साइटोप्लाज्म ही होता है। यानी कि क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर जितना भी ये जेली जैसा जो क्या कहते हैं वो बना होता है, सब्सटेंस बना होता है, जैसे ये जेली जेली बनी हुई है, इसी सारी जेली को हम क्या कहते हैं? इसी सारी जेली को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होता है कि कंटेन ऑर्गेनेलीज। मैंने अभी आपके सामने नेम लिया था ना ऑर्गेनेलीज का, वो कौन कंटेन करता है? वो साइटोप्लाज्म ही कंटेन करता है। यानी कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत तरह की जो क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, एक सेल ऑर्गेनेलीज तो इसके बाहर ही लगी होती है, कुछ यहाँ ऐसे ऐसे बनी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सब यहीं से स्टोर होती है, ठीक है? हमारी सेल ऑर्गेनेलीज, अभी हम पढ़ ही रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? टाइनी पार्ट्स इनसाइड द सेल विद स्पेशल जॉब। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज होती है और हर सेल ऑर्गेनेली एक डिफरेंट जॉब परफॉर्म करती है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका नेम सुनिए। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज रिबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपोर्टस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल और प्लास्टिड्स, ठीक है? ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब का डेप्थ में मैं आगे की स्लाइड्स में ही पढ़ाऊंगी। ये मैंने आपके लिए एक सेल ऑर्गेनेलीज का एक डायग्राम भी बना दिया हुआ है यहाँ। देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल है, ठीक है? सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के साथ ये जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इन सबको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब दो तरह के होते हैं, एक रफ होते हैं, ठीक है, एक और होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारी ये ऐसी शेप में बने हुए हैं, इन सबको हम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, ठीक है? इसको इसके बाद एक हमने पढ़ा था ना सेल ऑर्गेनेलीज, लाइसोसोम, ये रही लाइसोसोम, ठीक है? इसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाले। इसके अलावा हमने एक वैक्यूल पढ़ा था, ये रहा वैक्यूल, ये सेल के अंदर इसको वैक्यूल कहा गया है, ठीक है? गोल्जी अपार्टस पढ़ा था अभी हमने, गोल्जी अपार्टस, इसको हम गोल्जी अपार्टस कह रहे हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, इसके अलावा रिबोसोम्स पढ़े थे। रिबोसोम्स ये ऐसे डोट्स से बनी होती हैं सेल के अंदर, इन सबको रिबोसोम्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? हमने पढ़ी थी ना थिन जो लेयर वाली जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? तो ये इस तरह से एक सेल बना हुआ है। सेल के अंदर इन्होंने सेल ऑर्गेनेलीज हमें दिखा दी, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। करूँ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स की, यानी कि अगर हम फीचर की बात करते हैं, सेल वॉल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल जो होती है, हम अभी पीछे पढ़ के हटे थे कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ये आपने याद रखना है, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि प्लांट सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और मैंने आपको बताया था जो सेल है, एक सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये देखिए सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, इसके बाहर जो ये सेल वॉल मैंने बना दी, ये एक हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से जिसमें ये प्रेजेंट होती है उसकी शेप कैसी होगी? फिक्स्ड होगी। यानी कि अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा मर्जी होता रहे, चाहे श्रिंक हो चाहे स्वेल हो, बट जो सेल वॉल है उसकी वजह से उसकी शेप हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। और एनिमल सेल जो होता है उसमें वो क्या होती है? इरेगुलर होती है उसकी शेप। क्यों? क्योंकि इसमें तो सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, ठीक है? नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है इसका प्लांट सेल का वो लार्ज होता है, ठीक है? तो वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल होता है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी रहती हैं। आपने पढ़ा होगा ना वो ग्रीन लीव्स वाला जो एक टॉपिक होता है, ठीक है? और एनिमल सेल्स होते हैं उसमें तो होते ही नहीं है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो ये एब्सेंट होता है, ओके? आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस एंट्री लेते हैं, कुछ एग्जिट लेते हैं, ठीक है? अब उस एंट्री और एग्जिट को ही ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका नाम होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। होता क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। यानी कि कोई भी एनर्जी को यूज करे बिना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई भी सब्सटेंस मूव करता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। कहने का मतलब है, आप अगर एक एग्जांपल की बात करो, जैसे मान लीजिए कि सेल है, ठीक है? सेल में क्या हो रहा है? कुछ सब्सटेंसेस जो हैं, मतलब मान लीजिए कि ये 3-4 सब्सटेंस जो हैं ये इसके अंदर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लोअर सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है ना? अब इसके अलावा बाहर हमारे जो है काफी सारे सब्सटेंस हैं,
ठीक है? इसको हम क्या कह रहे हैं? हायर सब्सटेंस कह रहे हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें जो होता है जितना भी सब्सटेंस होगा ना, वो हायर टू लोअर ट्रांसफर होगा। यानी कि वो यहाँ से अंदर आई जा रहा है, यहाँ से अंदर आई जा रहा है। जितने भी हायर कंसंट्रेशन वाले मतलब ज़्यादा जो है सब्सटेंस है, वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे आप खुद देखिए, अगर एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग इन अ रूम। आप एक रूम के अंदर थोड़ा-सा परफ्यूम लगाइए, वो कैसे एकदम से फैल जाता है ना, स्प्रेड हो जाता है। वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही वजह से होता है। अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की मूवमेंट। और इसका जो सेकंड टाइप आता है उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन, यानी कि पानी का ही जो होता है मूवमेंट होना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का आना, उसी को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसकी भी डेप्थ में नॉलेज अपकमिंग स्लाइड्स में दे दूंगी मैं आपको। ट्रांसपोर्ट आता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट थे उसमें हायर टू लोअर आ रहा था। अब इसमें क्या होगा? इसमें लोअर टू हायर जाता है। कहने का मतलब वही सेम डायग्राम हो गया कि हमने एक सेल बनाया, सेल में ये हमारे लोअर कंसंट्रेशन की सब्सटेंस है और बाहर इसके हायर कंसंट्रेशन की सब्सटेंस है। अब पहले वाले में पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो वो हायर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि वो लोअर टू हायर जा रहा है, यानी कि कम वाले भी बाहर की तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसी को ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? एनर्जी लगती है, ठीक है? एनर्जी का यूज़ होता है। अब देखो इस एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे मिनरल आयंस एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स और सेकंड है सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल्स। जैसे कि अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके ये जो होती है एक तरह की रैपिड मूवमेंट होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगती है, एनर्जी लग रही है तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ओके, आज का पार्ट 1 चाहती तो मैं इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर सकती थी, बट लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। ठीक है? तो मैं नहीं चाहती थी कि आप सब बोर हो। तो इसी करके मैं इसके कुछ पार्ट्स लेके आऊँगी सेल चैप्टर के। ठीक है? तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्लीज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।